जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आरपीएफ रूल और वर्किंग ऑफ रेलवेज के पूछे गए विगत एएसआई एलडीसी रूल 72 में जो सवाल पूछे गए, क्योंकि इसी बेस पर हम लोग एसआईपीएफ एलडीसी के लिए आगे वीडियोस लाएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन जो होगा इसी तरह के पैटर्न पर होगा, इनसे थोड़ा डिफर और कितना हार्ड पूछा जा सकता है, इन सब मेथडोलॉजी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एसआईपीएफ एलडीसी के लिए आरपीएफ रूल 72 एएसआई का जो विगत एग्जाम हुआ है उसके बेस पर डिस्कशन कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक दिशा निर्देश, आपको एक डायरेक्शन दे पाऊं, ताकि आप उस एग्जाम में भी सफल हो पाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मेरे वेबसाइट पर भी विजिट होते रहिए। उसके बाद अगर आपने अभी तक जो बुक लिस्ट रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज का नहीं है तो उसे आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, क्योंकि यही एक डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसे कि अभी तक मैंने चैनल पर कवर नहीं किया है तो इसे भी मैं पूरी तरीके से कवर करने वाला हूँ। क्योंकि आप जब तक सफल नहीं होंगे तब तक मेरा जो है एम पूरा नहीं होता है, क्योंकि मेरा एम आपको सफल बनाना है और आपका एम है सफल होना। तो ये दोनों तभी मिलेगा जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे और मैं उसमें आपकी सहायता करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं कि सवाल किस प्रकार के पूछे गए। आरपीएफ रूल का जो पहला सवाल है, इसमें यह पूछा गया कि आरपीएफ नियमावली 1987 में विशेष घटना रिपोर्ट, जो स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट एसओआर जिसे कहते हैं, उसके बारे में गलत कथन कुछ है। तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, पूरा पढ़ेंगे। ट्रैक से छेड़छाड़, तोड़फोड़ और गंभीर दुर्घटनाओं के सभी मामलों में एसओआर रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की चोरी के मामले में एसओआर रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, ये भी सही है। इन मामलों के प्रावधान आरपीएफ नियमावली 1987 के नियम 230 में दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, गलत कथन को पूछा है। तो जब आपने पहला तीनों ऑप्शन पढ़ा, तीनों आपके सही है, आप ये जानते हैं, तो ऑब्वियसली है कि चौथा उत्तर जो है वो गलत ही है। और इसमें ये गलत भी है कि ऐसे किसी भी अन्य मामले जो डीएससी, सीनियर डीएससी की राय में एसओआर वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त हो, एसओआर रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसओआर का अपना एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में अगर कुछ घटना होती है तभी एसओआर भेजा जाता है। आगे क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले, जब तक मैंने पेपर देखा नहीं था, कुछ लोगों ने कहा कि सर आरपीएफ रूल से सवाल ही नहीं आए, लेकिन आपको आगे दिखेंगे कि आरपीएफ रूल से कितने सवाल आए। दूसरा जो सवाल है, आरपीएफ नियम 1987 के बारे में सही कथन का चयन करें। तो जब तक आप ये सही कथन, ये गलत कथन, इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, आपको समझना है, तभी उत्तर लगाना है। चलिए, तो नियम 28 डायरेक्टिव जारी करने के लिए महानिदेशक की शक्ति संबंधित है। मैंने हजारों बार इस चीज को बता रखा है कि रूल 28 में जो है डायरेक्टिव इशू करता है उसी के तहत। फिर देखिए, दिए गए सभी विकल्प सही है, तो पहले हमको पढ़ लेना होगा। आरपीएफ नियम के तहत सुरक्षा न्यायालय द्वारा किसी भी मुकदमे को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिक्योरिटी कोड के बारे में जब आप पढ़े तो उसमें ये कहा गया है कि दांडिक कार्यवाही की जाती है, तो ये सारा न्यायिक कार्यवाही में भी आता है। और 3 साल से कम सेवा वाले बल के नामांकित सदस्यों को सामान्य रूप से बैरक आवास आवंटित किए जाएंगे, ये सामान्य रूप से है, तो ये बिल्कुल सही है, सामान्य रूप से बैरक ही आवंटित किए जाते हैं। तो यहाँ दिए गए सभी विकल्प जो है वो सही है। तो कुछ जनरलाइज सवाल है जो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि अब 28 भी सही हो गया और 3 नंबर 1 और 3 सही हो गया, तो ऑब्वियसली है कि चौथा जो है वो सही ही होगा और यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। यही एक गलती आरटीआई में जब हम लोगों ने सवाल को किया था, जिस सवाल को कमिटी ने हटा दिया है, उसमें भी कमिटी को मेरी तरफ से दिए गए सभी विकल्प सही है को चुनना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली है कि 4 ऑप्शन जब हो उसमें 2 ऑप्शन सही दिख रहा हो तो तीसरा ऑप्शन सही ही मान लिया जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में दिए गए सभी विकल्प सही है तो। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल पूछा गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में गलत कथन चुने, तो आप कमेंट करिएगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो किस रूल में वर्णित है।
सबसे पहले ऑप्शन दिया है, इसकी अध्यक्षता कोई भी ऐसा अधिकारी कर सकता है जो निरीक्षक पद से नीचे का ना हो। बिल्कुल सही है, उसमें ये लिखा गया है डायरेक्टली कि निरीक्षक के पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। यह फोर्स के मोटर वाहनों की दुर्घटना के मामले में आयोजित किया जाता है। ये भी सही है कि अगर अपना जो गाड़ी है फोर्स का, अगर वो किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस मामलों में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है। इसे केवल मंडल सुरक्षा आयुक्त या उनके वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही गठित किया जा सकता है। तो आगे आपके लिए एक मास्टर वर्ड बता रहा हूँ कि जिस भी स्टेटमेंट में आपको केवल दिख जाए लिखा हुआ, तो थोड़ा संभल जाइएगा और उस स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़िएगा। वहां पर जरूर कुछ न कुछ कमियां होंगी। वैसे इस सवाल का सही उत्तर यही है, ये केवल मंडल सुरक्षा आयुक्त नहीं होगा, एएससी भी जो है उसे आदेश करता है गठित करने का। और चौथा है, यह फोर्स के सदस्यों द्वारा गोली चलाने के प्रत्येक मामले के लिए जरूरी है। तो सही बात है, एक्सीडेंटल फायरिंग अगर होता है तो उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गठन की भी जाती है। तो मैंने भी आपको ये बता रखा था एग्जाम से पहले, जब रूल 72 का एएसआई का एग्जाम हुआ नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूछा जाएगा लेकिन सीधे तरीके से नहीं। एसओआर पूछा जाएगा सीधे तरीके से नहीं, एसआर भी पूछा जाएगा सीधे तरीके से नहीं। वही चीज हुआ था, और जिन लोगों ने इन चीज पर ध्यान दिया था मेरी छोटी छोटी बातों पर, आज वो सफल हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगला सवाल, आरपीएफ नियमावली 1987 के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। अब इसमें देखिए, आरपीएफ नियमावली का अध्याय 14 अनुशासनात्मक और दंडात्मक सजाओं से संबंधित है। आरपीएफ नियमावली का अध्याय 10 वर्दी और उपकरण से संबंधित है। आरपीएफ नियमावली की अनुसूची 3 वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है। वहीं नियम 247 जमाओं के तितर बितर होने से संबंधित है। तो इसमें सही कथन को पूछा गया था। तो आप देखिए, आरपीएफ नियमावली के अध्याय 14 में अनुशासनात्मक और दंडात्मक सजाओं का वर्णन नहीं है। जो डिसिप्लिनरी एंड पीनल पनिशमेंट है वो अध्याय 12 में है। अध्याय 14 में क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है, जो 221 से लेकर 232 तक शुरू होता है। इसके बाद है आरपीएफ नियमावली के अध्याय 10 में जो है वर्दी और उपकरण के बारे में बताया गया है। एकदम सही है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड इक्विपमेंट्स के बारे में या अकाउंटमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो दूसरा तो सही हो जाता है ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, आरपीएफ नियमावली की शेड्यूल 3 में जो है, ये शेड्यूल 2 में बताया गया है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल्स के बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। वहीं अनुसूची 3 में क्या बताया गया है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। कमेंट बॉक्स में मैं सवाल इसलिए भी पूछता हूं ताकि आप इसी बहाने फिर से अपने नोट्स को उल्टाएं। अगर आपको याद नहीं है, गूगल करें या कुछ भी करें, इससे क्या होगा, 2-4 सवाल आप और भी पढ़ लेंगे। नियम 247 विधि विरुद्ध जमाव के तितर बितर करने से संबंधित है, नहीं। नियम 247 प्लेन्स से संबंधित है, प्लेन्स। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए। अभी तक 4 सवाल हम लोगों ने आरपीएफ रूल के डिस्कशन किए। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है, आरपीएफ नियम 1987 में प्रदान किए गए उत्कृष्ट कर्मियों की पदोन्नति के बारे में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो ये रूल 73 जो है, 72 पे आप तैयारी कर रहे थे, 73 से ये सवाल पूछा गया है। वीरता के लिए भारतीय पुलिस पदक प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता को मौजूदा रैंक या ग्रेड से सीधे उच्च रैंक या ग्रेड में असमय पदोन्नति दी जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि जो भी इंडियन पुलिस मेडल प्राप्त कर रहे हैं उनको सीधे ही उच्च ग्रेड में पदोन्नति दे दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, सर्वोत्तम जांच के लिए रेल मंत्री पदक प्राप्त करने वालों को उसके वेतनमान से 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जा सकती है। मतलब कि जो भी सर्वोत्तम जांच करता है तो रेल मंत्री पदक प्राप्त करता है, तो वेतनमान में 2 अग्रिम नहीं, 1 अग्रिम वेतन वृद्धि, मतलब 1 इंक्रीमेंट उसको ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो है केवल ए सही हो जाएगा, बी जो है वो गलत है। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, फिर आरपीएफ नियमावली 1987 में विशेष रिपोर्ट, पहले हमने स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट एसओआर को पढ़ा, अब एसआर के मामले में गलत कथन पूछा है। इन मामलों के प्रावधान आरपीएफ नियमावली 1987 के नियम 229 में, तो बिल्कुल सही है। विशेष रिपोर्ट मामलों का मूल्य समय समय पर पीसीएससी की 3 सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है, फिर भी आप आगे पढ़ेंगे। ये पोस्ट पर दर्ज उच्च मूल्य की चोरी के मामले में जिसमें बुक की गई खेप या रेलवे सामग्री की हानि शामिल है। ये भी सही है कि बुक कंसाइनमेंट से संबंधित अगर थेफ्ट होता है, उसका जो है 40,000 सॉरी उसका 80,000 से शुरू होता है। वही रेलवे मटेरियल्स जो है वो 40,000 से शुरू होता है, वहां से फिर स्पेशल रिपोर्ट शुरू हो जाता है। यदि राजधानी एक्सप्रेस में चोरी ट्रेन के चोरी हुए सेंट्रल
बफर कपलर की कीमत 62,000 रुपए है तो एक विशेष रिपोर्ट केस है। तो यहाँ देखिए सेंट्रल बफर कपलर जो है वो क्या है, ये एक रेलवे मटेरियल है और रेलवे मटेरियल तो 40,000 से ऊपर में ही विशेष रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट जाने लगता है। तो उसके देखिए सुपरविजन नोट जारी हो जाता है, तो यहाँ पर भी ये सही हो जाता है। तो जब आप तीन ऑप्शन अपने आप सही कर लिए तो गलत कौन सा हो जाता है, दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। ऑप्शंस को आप सही ढंग से एनालाइज करेंगे तो आप 90% सवाल को जो है बड़े आसानी से हल कर लेंगे। चलते हैं आगे। अब जो सवाल था वो स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्टिव को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए आपको ये पता चल गया कि 6 सवाल जो है आरपीएफ रूल से भी पूछे गए। बहुत है, 6 सवाल काफी है। अगर आपको 80 सवाल पूछे जाते हैं या 100 सवाल पूछे जाते हैं उसमें इतना बड़ा सिलेबस में से 6 सवाल मिलता है, तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है उसे अगर आप थीम बेस्ड पर पढ़े होते। अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स और डायरेक्टिव, मेरा 2 वीडियो है स्टैंडिंग ऑर्डर पर एक है और डायरेक्टिव पर अलग है। 2 वीडियो में से कुल जो है 6 या 8 सवाल आए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा निर्देश आरपीएफ कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देशों संबंधित है। बहुत ही करंट में ये डायरेक्टिव निकला था, डायरेक्टिव 54, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था अपने बल सदस्यों के द्वारा और वो सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से ये डायरेक्टिव निकला और डायरेक्टिव 54 जो है इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगला। तो फिर देखिए कौन सा डायरेक्टिव जो है निर्देश आरपीएफ द्वारा ट्रेन स्क्वाडिंग के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है। ट्रेन स्क्वाडिंग जो है आरपीएफ की एक अहम भूमिका निभा रहा है, उसमें आरपीएफ ने एक अहम भूमिका निभाई है और आरपीएफ के लिए यह कुछ दिनों के लिए प्राइम वर्क बनता जा रहा है। इस कारण से ये सब पूछा गया है, क्योंकि ट्रेन स्क्वाडिंग में इंचार्ज जो होगा वो एएसआई हो जाता है या फिर सब इंस्पेक्टर होता है, तो दोनों जगहों पर इसकी महत्ता बनती है। अब तो इंस्पेक्टरों को भी ट्रेन स्क्वाडिंग के लिए सिक्योरिटी सर्कुलर के थ्रू गाइड दिया गया है और वो भी अभी कर रहे हैं। तो समझिए ट्रेन स्कॉटिंग कितना अहम है, बिंदु है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा गया और डायरेक्टिव 33 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए आपका स्टैंडिंग ऑर्डर से है, रेलवे दुर्घटनाओं के अन्य आपदाओं की स्थिति में आरपीएफ की भूमिका से संबंधित कौन सा स्थायी आदेश है। ये बिल्कुल ही जेन्युइन सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए और हर बार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है, रेल में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर 34 को पालन किया जाता है कि क्या कुछ एक्शन वहां पर आरपीएफ का होगा, क्या कुछ करेगा, कैसे वहां पर कंट्रोल रूम बनाएगा, कैसे अपना रेस्क्यू प्रोसेस करेगा, किन किन चीजों की आवश्यकता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है इसमें। और ये बहुत ही अहम सवाल है और सही सवाल आपसे पूछा भी गया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल फिर डायरेक्टिव से है कि कौन सा निर्देश आरपीएफ कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में प्रावधान करता है। ट्रांसफर आरपीएफ ट्रांसफर पॉलिसी में जो है कौन सा डायरेक्टिव है, तो उस डायरेक्टिव को सारे लोग जानते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने उसे झेला है। डायरेक्टिव 32 में इसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि अगर कोई डायरेक्टर लेडी सब इंस्पेक्टर है और उस 5 साल की सब सर्विस कर लेती है तो वो अपना जनरल ट्रांसफर ले सकती है। इस तरीके के स्थानांतरण के बारे में उसमें बताया गया है। चलते हैं आगे। अगला देखिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ सहायता बूथ, आपको हर जगह आरपीएफ असिस्टेंस बूथ दिख रहा है, तो उसकी स्थापना जो है किस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत की जाती है, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर 36 है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको सारा चीज वहां पर मिला होगा। तो आरपीएफ असिस्टेंस बूथ जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर 36 के तहत गठित किया गया था या बनाया जाता है। फिर दिया आरपीएफ स्टैंडिंग ऑर्डर 111 के बारे में गलत कथन बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएफ स्टैंडिंग ऑर्डर 111 जो है 111, ये अभी काफी चर्चा में है, जिसमें कि पेटी पनिशमेंट, नॉन पेटी पनिशमेंट के बारे, पेटी केसेस, नॉन पेटी केसेस के बारे में बताया गया है कि इंक्वायरी ऑफिसर कितने दिनों में पेटी केसेस या नॉन पेटी केसेस को इंक्वायरी करेगा। तो लिया दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सबसे पहले गलत कथन में ठीक है। आगे है गैर मामूली जो नॉन पेटी केसेज हैं, ईओ द्वारा जांच मामला दर्ज होने की तारीख के 30 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अच्छा ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, मामूली और गैर मामूली। ठीक है, पेटी और नॉन पेटी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है इसका उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, इसीलिए लाया है गया, इसमें टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है। तो आप देखिए कि दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाते हैं। यहाँ गलत पूछा है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, मतलब कि हो सकता है कि तीनों सही हो जाए, लेकिन जब ये यहाँ पर आएंगे तो नॉन पेटी केसेस के लिए 30 दिन दिया गया है, जो कि गलत है। ये कितना है तो आप इसे कमेंट
बॉक्स में बताएंगे ताकि आपको वो चीज जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। तो इस तरह से देखिए 8 सवाल आपको स्टैंडिंग ऑर्डर एंड डायरेक्टिव से मिले। और भी सवाल है, और सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल जो पूछा गया इसमें, कौन सा स्थायी आदेश आरपीएफ के डॉग स्क्वाड्स के प्रबंधन से संबंधित है? डॉग स्क्वाड काफी अहम भूमिका राजधानी बड़े बड़े स्टेशनों पर चेकिंग के लिए किया गया है, और सर्विलांस के लिए चेकिंग के लिए किया गया है, ताकि बॉम्ब का डिफ्यूजन किया जा सके या उसे डिटेक्ट किया जा सके डॉग स्क्वाड के तहत। तो स्टैंडिंग ऑर्डर 84 में इसके बारे में बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 8 से 9 सवाल आपको स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्टिव से दिखे, जो कि एकदम हलवा जिसको कहा जाए, बहुत ही इजी थे। और इससे आपने गलत किया होगा तो आप जरूर, मैं दावा करता हूं कि इसमें से अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो वो जरूर आज सेलेक्ट नहीं हो पाया होगा। चलिए देखते हैं वर्किंग ऑफ रेलवेज पर कि क्या कुछ सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल देखिए, नीचे दिए कथनों में सही कथन को चुनना है। रेल कर्मचारी 720 दिनों के चाइल्ड केयर लीव के लिए पात्र है, ठीक है। रेल सेवक अधिकार के रूप में, सॉरी, सही कथन चुनना है तो ये गलत है। 720 नहीं 730 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव के लिए पात्र है। रेल सेवक अधिकार के रूप में छुट्टी का दावा कर सकता है, नहीं। लीव इज नॉट योर राइट, पहला ही वर्ड लिखा हुआ है जो लीव मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें ये लिखा हुआ है कि लीव इज नॉट योर राइट। उसके बाद है मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव के अवकाश को खाते से डेबिट किया जाता है, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली डेबिट होता है। तो इस कारण से ये भी यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला रेलवे प्रशिक्षु या कर्मचारी को 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जो मैटरनिटी लीव है 180 दिन का दिया जाता है। तो सही कथन इसमें कौन सा हो गया? चौथा सवाल जो है, चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो ये बिल्कुल देखिएगा आप कैसे चीजों को पूछा गया है। आपसे सब चीज जानने की अपेक्षा की गई है, लेकिन उस अपेक्षा में भी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आपको क्या कुछ आपसे संबंधित है वो जाने। जैसे आप आरपीएफ कर्मी हैं, लेडी कर्मी हैं, तो आपको ये सारे चीज की फैसिलिटी आपको मिलता है। आप आरपीएफ जेंट्स कर्मी हैं, आपको लीव की फैसिलिटी मिलता है। तो इन सारे चीजों से आपको संबंधित सवाल पूछे गए हैं, जिसे कि जानना आपसे अपेक्षित है। डिपार्टमेंट आपसे यह अपेक्षा करता है कि आप इन चीजों को जरूर जानें। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, रेलवे में उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IREPS का पूर्ण रूप जो है इंडियन रेलवे ई परचेजिंग सिस्टम है। दूसरा है RBMS का पूर्ण रूप जो है आरपीएफ बैरक मैनेजमेंट सिस्टम है। तो RBMS जो है आरपीएफ बैरक मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बिल्कुल सही भी है। लेकिन वहीं पर देखिए इंडियन रेलवे ई परचेजिंग सिस्टम जो है, तो आप यहाँ पर इस शब्द को देखिए, परचेजिंग। परचेजिंग क्या हुआ? आपको घर के लिए चीनी खरीदना है, आप गए पैसा लेकर के चीनी खरीद के लेकर के आ गए। लेकिन जब डिपार्टमेंटल बेस पर कोई भी चीज परचेज किया जाता है तो उसको इस तरीके से नहीं है कि आज आपको 2 किलो दाल की जरूरत हुई तो आप गए परचेज कर लिए, नहीं। या आपको 2 डॉग की जरूरत है, स्लीपर डॉग की, तो आप उसको गए बाजार में और खरीद के आ गए, नहीं। एक प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट। तो कभी भी डिपार्टमेंटल लेवल पर परचेजिंग नहीं, प्रोक्यूरमेंट शब्द का यूज किया जाता है, इसलिए इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम यहाँ पर होगा। और दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत। देखिए फुल फॉर्म से सवाल पूछे गए, फुल फॉर्म वाले वीडियोज में मैंने इन सब चीजों को कर रखा है कवर। ओएचई का पूर्ण रूप बार बार मैंने किया है, ओवरहेड इक्विपमेंट्स है। यहाँ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर दिया है, दैट मींस गलत है। कोरस भारतीय रेलवे की सुरक्षा के लिए आरपीएफ कमांडो यूनिट है, बहुत ही चर्चित चीज है ये। तो बी जो है सही है, और ये आसानी से केवल बी सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कोरस का फुल फॉर्म क्या है। मैंने कोरस का फुल फॉर्म आपको कवर कराया है। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है, ईएमयू का पूर्ण रूप इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट दोनों इसको बोलते हैं। और वही एससीसीआर रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश में है। यहाँ आपको स्टेट पूछ दिया, मध्य प्रदेश में नहीं है। एससीसीआर का मुख्यालय बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये मध्य प्रदेश यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए केवल ही सही होता है। चलते हैं आगे। आरएसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था एग्जाम के बाद कि सर एग्जाम में ऐसा प्रेशर हुआ कि आरएसएमएस का फुल फॉर्म तक हम भूल गए। तो इन चीजों को आप देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की अपनी खूबी होती है, परीक्षा का अपना ये स्वैग है, जिस जो कि सबके ऊपर हावी होता है।
तो आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आरएसएमएस का फुल फॉर्म एब्रिविएशन। चलते हैं आगे। अगला देखिए, फिर आपको फुल फॉर्म से आईएसएस का फुल फॉर्म इंस्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम, नो, इंटीग्रल सिक्योरिटी सिस्टम, तो ये गलत हो गया। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन, तो बी सही हो गया। तो केवल बी। बहुत ही आसान सवालों का भंडार था, आप लोग पेपर में 80 से 80 ला सकते थे। चलते हैं आगे। डीआरएस कार्ड का उपयोग क्या होता है? बुक की गई खेप की कमी या हानि के बारे में रिपोर्ट? नहीं। समय पालन के नुकसान के बारे में? नहीं। कोचों की यांत्रिक और विद्युत फिटिंग की कमियों के बारे में? यस। जो कोचों की मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी होता है उसका रिपोर्ट डीआरएस कार्ड में किया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग की सामग्री के कमी के बारे में? नहीं। ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है कोचों की, उसके बारे में ही इसमें दर्ज किया जाता है। चलते हैं आगे। आगे देखिए, सवाल है भारतीय रेलवे में सामान बुक करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म को डैश रूप में जाना जाता है। तो दो ही फॉर्म होता है, एक फॉरवर्डिंग नोट, एक रेल रसीद। ठीक है, तो जो सामान को बुक करने के लिए व्यक्ति आता है वो फॉरवर्डिंग नोट भरता है, अग्रेशन नोट भरता है, तब उसका जो है उसके बेस पर फिर आरआर इशू होता है, उसका सामान बुक होता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला। आरसीएफ कपूरथला, आरसीएफ कपूरथला 20 बार मैंने बता रखा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था ये, आरसीएफ कपूरथला। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, आरपीएफ कार्यप्रणाली में प्रयुक्त अपराध रजिस्टरों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? पूछा है, गलत पूछा है। तो केस प्रॉपर्टी रजिस्टर अगर देखें तो बहुत ही सिंपल, C5 में होगा, यहाँ C7 है तो ये गलत हो जाता है। आगे भी पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे के एग्जाम के लिए याद हो जाए। C1 में डैमेज डेफिशिएंसी मैसेज रजिस्टर, C8 में रेलवे क्रिमिनल कॉन्फिडेंशियल रजिस्टर होता है, और C4 में आपको स्पेशल रिपोर्ट रजिस्टर होता है। तो वर्किंग ऑफ रेलवेज के भी सवाल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूछे गए। अब हम लास्ट एक डिजास्टर को भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में कि डिजास्टर से सवाल कैसे पूछे गए। सबसे पहला, इसमें से कौन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का प्रशासक या प्रमुख होता है? ये एकमात्र ऐसा सवाल है जिसने मैंने अपने चैनल पर डिस्कस किया है, बाकी किसी ने इसको डिस्कस नहीं किया है इस सवाल को, और ये सवाल हूबहू वैसे ही आ गया, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे। अगला जो है, प्रत्येक मंडल की आपदा प्रबंधन टीम में कितने आरपीएफ सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं मंडल के डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में। चलते हैं आगे। अन्य की तुलना में सर्वाधिक अस्थिर विस्फोट कौन सा है? मतलब जो कि अनसेटल्ड बॉम्ब या विस्फोटक कहते हैं। तो क्या है इसमें? क्या आरडीएक्स है, टीएनटी है, बारूद है, या नाइट्रोग्लिसरीन है? तो ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये इन चारों में सबसे ज्यादा जो है अस्थिर है, अनसेटल्ड एक्सप्लोसिव। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑब्वियसली मैंने 20 बार आपको बताया है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो मैंने लास्ट माइनर एक्ट के लिए वीडियो दिया था, जिसमें आरटीआई था, डिजास्टर मैनेजमेंट था, और भी बहुत सारे एनडीपीएस, ये सारे सवाल उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव कवर किए थे। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो वहां से आपको ये 4 सवाल इसमें से मिल गए। तो इस डिस्कशन को अब हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। देखा कि हमने किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और हमें आगे किस प्रकार की रणनीति रखनी होगी। बहुत ज्यादा हैक्टिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सवालों का उसमें भी संग्रह रहेगा और वो भी पूछा जाएगा, आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन समय से चले जाए। चलिए, अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।